हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी क्लास चल रही थी, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा दूसरा चैप्टर है। जो पहला चैप्टर था भारत में साम्राज्यवाद, ठीक है। तो भारत में कैसे भारत में राष्ट्रवाद, जो आपका पहला चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो जो आपका भारत में राष्ट्रवाद था, ये क्लास आपकी पूरी हो गई है। अब इसके बाद आपकी नई क्लास चलेगी। तो जो अगला चैप्टर है आपका, तो उसका नाम है भूमंडलीकृत में कैसे कैसे लोगों को जानते हैं हम, कैसे कैसे समाज का निर्माण हुआ है, ठीक है, विश्व कैसे बना है। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो भी हम चीजें देख रहे हैं, तो ये लगभग चीजें 100 से 150 साल पुरानी, या कह सकते हैं ज्यादातर चीजें 50 वर्ष पुरानी ही हैं, ठीक है। उससे पहले क्या था कि ज्यादातर जगहों पे जनरली खेती उनका मुख्य व्यवसाय था, ठीक है, या बागानी उनका व्यवसाय था, और दूसरा पशुपालन ही उनका व्यवसाय था। तो बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र हो, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ें हों। तो ये जब क्रांति शुरू हुई तो यूरोप से क्रांति शुरू हुई थी पहले, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरे विश्व में फैली। दूसरी है जो सामाजिकता की बात कर रहा है कि हमारा समाज कैसे बनना है, समाज में चीज़ें कैसे परिवर्तित हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तो ये 200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। अब अगर हम भारत की बात करें, किसकी बात करें, भारत की, तो इंडिया में जो चीज़ें हैं तो वो मुगल काल के बाद ज़्यादा बदली, ठीक है। कब बदली, मुगल काल के बाद। और आपको पता है कि 1857 में मुगल काल खत्म हुआ है, तो ये लगभग 200-150 साल पुरानी बात है। मुगल काल में भी जो बाद के नेता हुए, अकबर से शुरुआत हुई, और ऐसे जो बाद के नेता हुए उन्होंने कुछ कुछ परिवर्तन किया, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई, जो भी चीज़ें बनाई, तो उससे ये धीरे धीरे विकास हुआ। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में विश्व में भी ऐसे ही धीरे धीरे विकास हुआ। तो आज हम इसकी बात करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो अब इसमें 3 चीजें हैं। एक तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर भारत की बात करेंगे तो हिंदू इंडस के लोगों की बात करेंगे, ठीक है। वैसे अगर हम बात करते हैं तो एक बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता। तो कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी के नाम से ही इनका नाम हिंदू पड़ा, ठीक है। इंडस के लोग शाकहा पढ़ते थे, ऐसा कहीं कहीं पे आपको उल्लेख मिलेगा। तो एक तो उसकी बात करी जा रही है। तो ऐसे ही एक दूसरी भी सिंधु घाटी सभ्यता के समांतर में 2-3 सभ्यताएं और थीं, तो वहाँ भी चल रहा था। तो अगर उसकी बात करेंगे तो ये लगभग 3000 से 6000 साल पुरानी बात है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी कि जो क्या है आपकी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपकी उस समय वो बोला गया कि रोडें अच्छी बनी थी, ठीक है, चौराहे थे, स्नानागार थे, अन्नागार थे। तो बहुत व्यवस्थित चीज़ें मिल सकती हैं जो आज के शहर में भी मुमकिन भारत में नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी क्या है कि देश जो बना है या जो समाज बना है वो धीरे 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 एक पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हुए आया है। तो हम बात करते हैं, जब वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। वैश्वीकरण की बात करेंगे कि जब विश्व ने पूरा उसमें व्यापार किया, ठीक है। तो ये हमारे सामने मान लेते हैं कि 200 साल
ठीक है। जब जब हमारे यहाँ पे वो खोजा गया, अंग्रेज यहाँ पे आए, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे कोई बस नहीं किया था, वो उन्होंने बहुत लेट किया आके 1853 के आसपास किया, जब रेलवे आई और ये सब चीज़ें आई, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं, लेकिन वैश्वीकरण का जो मेन हमारे पास वो संख्या आता है, वो आता है लगभग 50 साल का। सबका आता है उनके 50 सालों का, ये इसको बोल सकते हैं 75 सालों का, ठीक है। तब से चीजें ज्यादा तेजी से बढ़ी है, उससे पहले इतनी तेजी से नहीं बढ़ी थी। लेकिन जैसा कि आप अध्याय देखें, भूमंडलीकृत विश्व के बनने के लिए व्यापार काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का पूंजी व कौशल की वैश्विक आवाजाही का लंबा इतिहास रहा है। पहले भी लोग जाते थे, आज भी लोग जाते थे। 1498 में भी आया था, तो आया तो पैसे के लिए था, व्यापार के लिए तो आया था, तो आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं, तो हमें उन युगों के बारे में जानना चाहिए जिससे गुजरते हुए हमारी दुनिया ऐसी बनी। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान अवसरों की ओर शांत के लिए या उत्पीड़न यात्रा को जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं, ठीक है। जैसे वास्को डी गामा, तो वो आया था तो किसके लिए, तो व्यापार के उद्देश्य से, ठीक है। उसके बाद से बहुत से आपको कवि आएंगे कि जो चीन का कवि आया है वो बिहार में आया, बिहार का कवि चीन में गया, हेनसांग आया, तो ये सारे किसमें है, ये अध्यात्म के लिए आए थे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें पैसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर खोजने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। जैसे कि आप एक रोग के बारे में जानते होंगे, मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया फैलता किससे, मच्छर से, लेकिन ये अपने आप कम खतरनाक है। लेकिन अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पे मलेरिया ही सबसे खतरनाक वो है, और उसका इलाज जो होता है, कुनैन की छाल, कुनैन एक पेड़ होता है, तो वो भी आपको अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। रेशम मार्ग सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया, ठीक है। तो ये चीन वाला क्षेत्र है। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित इलाकों के बीच व्यापारिक और संपर्कों का सबसे जीवन उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। तो सिल्क मार्ग आपको ये भारत है, ये चीन वाला है, तो ये जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है जिसके रास्ते ईरान और ईरान से पूरा विश्व में सिल्क जाता था। सिल्क मतलब रेशम जाता था, वो भी कौन सा रेशम जाता था, चीनी रेशम जाता था। इतिहासकारों ने बहुत सारे मालूम के बारे में बताया। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते चीनी पाटली जाती थी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े, मसाले दुनिया भर में पहुंचते थे। तो जो इस सिल्क मार्ग था और उसकी बारे में पहुंचते थे टर्की। हमने आपको बताया था कि टर्की में जब खलीफा की वो हो गई और उनके खिलाफ विद्रोह हो गया, तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ी, अंग्रेजों को या यूरोप के लोगों को भारत आने के लिए, वाटर मार्ग की। और उसी लिए भारत की खोज जो 1498 में हुई, तो वो उसी कारण से हुई थी,
क्योंकि इस रूट को बंद करने के लिए जो इस पे परेशानियां आ रही थी उसके कारण वापसी में सोने चांदी से कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मुस्लिम निश्चय इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से आए। तो ईसाई मिशनरी का मतलब होता है जो ईसाई में पूजा पाठ और वो गुरु होते हैं, वो उनकी बात कर रहा है। ठीक है, उर्दू में जब उर्दू की बात करेंगे या उसकी बात करेंगे, मुस्लिम लोग भी धर्मों से आए और भारत में बौद्ध धर्म का भी जन्म हुआ। ठीक है, और उसके बाद बौद्ध धर्म ऐसे ही दुनिया में फैला। भोजन की यात्रा, स्वेटी और आलू। तो आपको पता है कि आलू जो हम लोग खाते हैं ना, आलू, तो ये भी हमारे यहाँ विदेश से ही आया था। तो हमारे खाद्य पदार्थ दो देशों के बीच शांति आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने जाने वहाँ नए फसलों के बीज बोआते। संभव की दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों को भी साझा स्रोत रहे हैं। आइए स्पैगेटी और नूडल्स का उदाहरण दें। वहाँ तक नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे हैं और उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ है। अब ये माना जाता है कि जो आप वो खाते हैं नूडल्स, उसका जो वो है वो चीन में खाया जाता था और वहीं से वो दुनिया भर में पहुंचा है। यह संभव है कि चीन से पश्चिम पहुंचे और उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ है। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आग भारत और जापान में पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर यह जरूर कहा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन था। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शक्कर का द्वारा से बहुत सारे दूसरे खाद्य लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे और ये सब कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हैं। जो हमारे पूर्वज थे उनके पास ये सारी चीज़ें उत्पन्न करने के लिए नहीं थी, लेकिन आज वो सारी चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आदान प्रदान हुआ। कुछ हमारे पास भी है, जैसे मसाले, तो हमारे मसाले दुनिया में पहले प्रसिद्ध थे, आज भी प्रसिद्ध है। ठीक है, दुनिया के कई क्षेत्र में लौंग नहीं होती, हमारे यहाँ लौंग होती है, होती होगी बहुत जगह, लेकिन जब उस समय ये खोज की बात करेंगे तो नहीं होती थी, या उसको खोज नहीं पाया गया। यूरोप हमारी लौंग जाती है, अफ्रीका हमारी लौंग जाती है। ठीक है, हमारे पास भी। फिर कोलंबस की बात की गई है, तब पहुंचे कोलंबस 1498 में, और ये अज्ञात। ठीक है, अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन समूह से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। ठीक है, जो अमेरिका में रहने वाले इंडियन है उनके पास से हमारे पास है। कई बार नई फसलों के आने से जीवन जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई। उसका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी का आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के मुंह में आ गए। भारत में भी ऐसा ही है। अगर आलू की फसल पूर्णतः खराब हो जाए तो भारत में आज भी लाखों लोग भुखमरी पे आ जाएंगे, क्योंकि सब्जी का एकमात्र सबसे जो घरेलू और कह सकते बेस्ट वो है तो वो आलू है। ठीक है, आज भी भारत में 60% लोग या कह सकते हैं 90% लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आलू पे डिपेंड हैं। भारत के लोग नूडल्स बहुत कम पसंद करते हैं, वैसे वो खाते हैं शौक में, लेकिन वो सब्जी और रोटी के रूप में नहीं खा पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आलू पे हैं। फिर विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जातियों ने एशिया का समुद्री
रास्ता ढूंढ लिया और वो पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपराएं एक दूसरे जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप के युवाओं के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपीय के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और युवाओं की दिशा यूरोप की तरफ मुड़ने लगी। आज भी आपको पता है कि जो जहाँ पे वाटर की पानी की मार्ग है वहाँ पे आज भी विद्रोह है, जैसे लाल सागर। तो जो आपका देख रहे यहूदी जो वो विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, तो मेन की क्या है उस रूट में, क्योंकि उस रूट से बहुत बड़े बड़े जहाज जाते हैं और वो एक साथ बहुत सारा माल लेके पहुँचते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया में कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से इसकी दिशा भूमि और देशा फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप बदलने लगे। पहले अमेरिका कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसी चीजें हुई तो सब जाने लगे। आज के पेरू और मशरूम मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खासकर चांदी में भी रोम की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी में आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका के धन सत्ता के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं की बिंदु की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो के सोने की सैर मानने लगे और उसकी खोजें बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। तो ऐसी बहुत सारी घटना होती रही, ठीक है। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार था तो कोई नहीं था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अपनों के साथ वहां जा पहुंचे। लाखों साल से दुनिया में अलग अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर से यूरोप में आने वाली हिंदुस्तानी के लोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं, ठीक है। ये आपका महत्वपूर्ण जो विषय था उसको हमने आज शुरू किया है। तो ये आपके 2 क्लास में आपकी क्लास खत्म हो जाएगा। ये इसमें कंपटीशन के लिए बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि ये मेनली सब्जेक्टिव वो है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिटन कंपटीशन कोई देनी है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।